तो मेरा ऐसा मानना है कि यह काम रामपुर में अकेले नहीं चल रहा है, सारे देश भर में चल रहा है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। जब तक हम उस रणनीति को नहीं समझेंगे उसको काउंटर नहीं कर सकते। पहले तो उस रणनीति को समझना होगा जो दुश्मन कर रहा है। कितने लोग इस बात को जानते हैं या कितने लोग इस बात को समझते हैं कि इस देश में आरएसएस के संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जो उसका राजनीतिक विंग है, राजनीतिक अंग है, वो उन्होंने चलाया हुआ है। तो आरएसएस किसने चलाया? 1925 को आरएसएस की स्थापना नागपुर के ब्राह्मण लोगों के द्वारा हुई है और ब्राह्मणों की संख्या, मैं नागपुर का रहने वाला हूं, आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, मैं नागपुर का रहने वाला हूं। तो ब्राह्मणों की, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू हुआ उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ है, प्रौढ़ मताधिकार। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया है। उस हिसाब से अगर आप बात को समझने की कोशिश करें तो जिन ब्राह्मणों ने आरएसएस नाम का संगठन बनाया उनकी संख्या सारे देश भर में 3.5% है। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते? ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है और 3.5% वोट के आधार पर वो ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते। गांव का सरपंच बनाने की तो दूर करो, दूर बात छोड़ो, वो गांव का पंच चुनवा कर नहीं ला सकते तो गांव का सरपंच क्या बनाएंगे? जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। वो कैसे? ये है समझने की बात। ये सवाल देश में, क्योंकि मेरी बात किसी मीडिया में नहीं छपती, जो मैं कहता हूं, जो सबूतों के साथ, तर्क और दलील के साथ कहता हूं, वो किसी मीडिया में नहीं छपती है, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं उन लोगों के पास में। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो 3.5% लोग ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। Elected representative, real representative and nominated representative, the difference between elected representative and real representative, कितने हमारे लोगों को बात समझ में आती है? ये रियल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ये बात इसीलिए समझाने की है, इसीलिए समझने की है। जो बातें इस देश का मीडिया बिल्कुल भी समझाने का काम नहीं करता है, वो बात कम से कम समझाई जानी चाहिए। लोगों को बिल्कुल, जिनको समझ में नहीं आता, वो बात समझाया जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करने का काम किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो उनका कार्यक्रम जो है वो लागू करेंगे। वो हो रहा है। नरेंद्र मोदी 52% ओबीसी का प्रतिनिधि के तौर पर आरएसएस के भाजपा ने उसको प्रोजेक्ट किया। क्यों नहीं उन्होंने एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया? क्या उनके पास गडकरी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? उन्होंने तो उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। उनको मालूम था कि इसके आधार पर वो चुनाव नहीं जीत सकते।
तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। आपको ये डाटा भी जानने की जरूरत है कि क्या 2000 तक सेंट्रल में किसी भी गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिलता था। वो एकाएक 2004 में ईवीएम मशीन आने के बाद बहुमत की सरकार कांग्रेस ने कैसे बनाई? केवल बीजेपी का मामला थोड़ी है। कांग्रेस ने 2004 में बहुमत की सरकार बनाई। 2000 तक सेंट्रल में किसी की बहुमत की सरकार नहीं बन रही थी। 2004 में ईवीएम आई, बहुमत की सरकार बन गई। 2009 में ईवीएम का उपयोग किया, बहुमत की सरकार बनी। ये तो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है और इसका सारा डाटा कलेक्ट करके, इकट्ठा करके जब ये सारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए, उसके बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। किसी अखबार ने छापा, किसी टीवी वालों ने छापा? इतनी बड़ी खबर क्यों नहीं छापी? क्या ये इशू नहीं है? क्या सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को बताएं? ये जानना समझना हम लोगों के लिए जरूरी है और इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं कि ये ईवीएम इतना सारा मामला सारे देश भर में पूरे सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर ईवीएम चल रही है, क्यों चल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपको क्यों मालूम नहीं है? अखबार वालों ने खबर नहीं छापी। आपको क्यों मालूम नहीं है? टीवी वालों ने खबर नहीं छापी। इतनी बड़ी खबर, लोकतंत्र की हत्या करने वाली खबर, और उसको बचाने का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसकी खबर लोगों को मालूम नहीं है। अब जब लोगों को खबर ही मालूम नहीं है तो किसी की कोई जिम्मेदारी तो बनती है कि वो कम से कम लोगों को खबर तो दे दे। इसके लिए सारे देश भर में 365 दिन का कार्यक्रम हमने बनाया। आज 48 साल से ये संगठन की नेटवर्किंग करने के काम में हम लगे हुए हैं। तो 31 स्टेट में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारे संगठन का नेटवर्क है। इसके आधार पर कर रहे हैं ये कार्यक्रम। यहां रामपुर में हमने कार्यक्रम किया। हमारे पास कहां पैसा है? हमारे पास को टाटा बिरला अंबानी पैसा देता है क्या हमको? हमारे पास कहां पैसा है? ये तो सारा अरेंजमेंट रामपुर के लोगों ने किया। सारे देश के तहसीलों में, गांवों में और जिलों में सारे लोग कर रहे हैं हमारे संगठन के द्वारा। सारे देश भर में लोगों का जागरण कर रहे हैं। छोटा मोटा प्रयास नहीं है।